Hello everyone, my name is Bhavna Sani. So in this lecture, we are going to discuss atomic radius and its periodic trains of atomic radius. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। बेसिकली बेटा एटॉमिक रेडियस वो चीज होती है जिसके अंदर हम एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को कवर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने ये हाइड्रोजन का एटम लिया है, ओके, इसकी आउटर मोस्ट शेल सिंगल ही होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बेटा? 1। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे कर सकते हैं? 1s1। ओके, तो मैं अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, ठीक है, तो यही होगी इसकी आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो अब डिस्टेंस देखना है न्यूक्लियस से इसकी आउटर मोस्ट शेल का, या मैं इसको बोल दूं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है वही होगी उसकी एटॉमिक रेडियस का। आपकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मैंने यही कहा आपको, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल के अंदर प्रेजेंट है, वो डिस्टेंस होगा। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बहुत डिफिकल्ट है कि अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक जगह देख सके, इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स पोजीशन देख सके। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, secondary, since the electron cloud surrounding the atom does not have a sharp boundary, क्योंकि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, वो कुछ इस टाइप के होता है कि इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं की जा सकती। ओके, है ना। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज, तो इसलिए अपन एटॉमिक रेडियस को एकदम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर पाते। इन अदर वर्ड, there is no practical way by which the size of an individual atom can be measured। तो ऐसा कोई भी वे नहीं है जिससे हम इंडिविजुअल एटम की एटॉमिक रेडियस मेजर कर सके। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको बताया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यही कहा जाता है कि न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी वो होगी उसकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है। An estimate of the atomic size can be made by the knowing the distance between the atoms in combining state। तो अपन क्या करते हैं, एक अप्रोच अपनाते हैं कि एटम के कंबाइंडिंग स्टेट के अंदर उसकी एटॉमिक रेडियस हम एक्यूरेट तो नहीं, मतलब थोड़ी सी नियर बाय निकाल सकते हैं, जिससे अपन उसको मेजर कर सकते हैं। तो सिंगल अपन ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, कंबाइंडिंग फॉर्म में उसकी एटॉमिक रेडियस निकाली जाती है। तो चलो आइए देखते हैं कि कितने टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। चलिए बेटा, अब एटॉमिक रेडियस जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है: कोवलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। तो बेटा इसके अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ कोवलेंट रेडियस। अब नेम कैसे दिया गया इनको, एटॉमिक रेडियस के अंदर इनका नेम कैसे दिया गया कि वो कोवलेंट रेडियस है या मेटेलिक है या वैन डर वाल रेडियस है। तो इस चीज को आप एक छोटे से वेव के अंदर समझिएगा। कोवलेंट रेडियस बेसिकली बेटा प्रेफर होती है नॉन मेटल्स के लिए, कोवलेंट रेडियस नॉन मेटल के लिए प्रेफर होती है, और जो मेटलिक रेडियस होती है वो मेटल्स के लिए प्रेफर होती है। क्यों होती है? अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं क्लोरीन का। ओके, आप अच्छे से जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो 17 होता है। उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वैलेंस शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स बोलूं तो वैलेंस शेल के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, वैलेंस शेल के अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन्स लेना बाकी है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ में? तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वही कोवलेंट रेडियस का फॉर्मेशन करेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मेटलिक रेडियस के बारे में समझाती हूँ। मेटलिक रेडियस से बेटा मेटल बनाते हैं। अब मेटल को जानना बहुत जरूरी है कि मेटल क्या होता है। मेटल वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं।
इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो होते हैं मेटल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक। तो क्या होगा, ये अपना क्या करेगा, अब मैं इस चीज को आप ऐसे समझिए जैसे कि ये न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक है, ये इसकी शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और एक और मैं शेल बना रही हूँ जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक और मैं शेल बनाती हूँ जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। तो मैंने यही कहा आपको 2, 8 एंड 1, टोटल कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर 8 होंगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यही बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो मेटल क्या करते हैं, वो मेटलिक रेडियस बनाते हैं। ओके बेटा, समझ में आया ये, ठीक है। तो चलिए, होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इस चीज को समझना है अपन को कि कोवलेंट रेडियस बेसिकली क्या, एक दूसरे के मर्जिंग से होती है। बिकॉज क्या होता है, ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। आ रही है ना बात समझ में। जैसे मैं Cl2 की बात करूं, ठीक है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या करेंगे, Cl2 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इनकी एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक, क्या होगा, इनका ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस का जो बीच का डिस्टेंस है, ओके, इन दोनों के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, डी लिख देती हूँ मैं से D1, उसका हाफ करेंगे तो निकल जाएगी क्या, अपनी कोवलेंट रेडियस। आई बात समझ में। अब ऐसे ही मैं बात करती हूँ किसकी, मेटलिक रेडियस की। मेटल बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं तो ये कोवलेंट रेडियस नहीं बनाते, ठीक है, ये जस्ट टच्ड होते हैं एक दूसरे से। तो जो इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, इनके न्यूक्लियस से मैं एक सीधी लाइन बनाती हूँ, ओके। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको मैं बोल देती हूँ D2, डिफरेंस करने के लिए। तो इनकी अगर अपन हाफ करेंगे तो इसकी एटॉमिक रेडियस निकल कर आ जाएगी। मैं इसको D2 डाल देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे R1 डाल देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए कि R2 क्या है आपका मेटलिक रेडियस और R1 क्या है आपकी कोवलेंट रेडियस। अब बेटा बात होती है वंडरवाल रेडियस की। तो ये जब हम बात करने के लिए जाते हैं वंडरवाल रेडियस के अंदर, तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, वंडरवाल रेडियस में बेटा बेसिकली नोबल गैसेस जो होती है वो वंडरवाल गैसेस के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। जैसे हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, ये सब क्या है, ये वंडरवाल रेडियस फॉर्म करती है। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये भी वंडरवाल रेडियस फॉर्म करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर गैसेस की मैं बात करूँ, ओके, जैसे H2, O2, ये सब क्या है, गैसेस हैं, तो ये भी वंडरवाल रेडियस में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली जैसे हीलियम का ही मैंने एटम ले लिया एक, और ये भी एक हीलियम का एटम है, तो इनकी कंबाइंडिंग स्टेट तो बेसिकली इसी टाइप में होगी, कंबाइंड तो होते नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं उनको मान लेती हूँ D3, ठीक है। तो D3 का अगर मैं हाफ करूंगी तो वो क्या आ जाएगी आपकी R3 रेडियस। तो ये क्या हो गई आपकी वंडरवाल रेडियस, किसकी, हीलियम की, ओके। आई बात समझ में, इस तरीके से रेडियस निकाल सकते हैं। और अगर मैं मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे किसका मॉलिक्यूल है बेटा, ये है H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक और मैं H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेती हूँ, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा कंबाइंडिंग फॉर्म में बना देती हूँ जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। एक बार देखिए, अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, H2 मॉलिक्यूल के बेसिकली इस रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कोवलेंट रेडियस ही ली है दोनों की, दोनों का H2 मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, H2 एंड H2, ठीक है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, D4। तो इनका अगर हाफ करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, R4 रेडियस। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल के अंदर वंडरवाल
गैसेस के लिए निकाल सकते हैं रेडियस, और एटम के लिए निकाल सकते हैं वॉन डेर वाल। मेटेलिक रेडियस मैंने आपको बताया कि मेटल्स के अंदर मेजर की जाती है, और कोवलेंट रेडियस बताया मैंने कि नॉन मेटल्स के अंदर मेजर की जाती है। अब आप ये इजीली देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पुट होना चाहिए कि सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी। आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि वॉन डेर वाल रेडियस में इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। वॉन डेर वाल जो रेडियस है वो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और उसके बाद कौन सी होगी, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस का साइज ज्यादा बड़ा होगा। देन उसके बाद मैं बात करूंगी कोवलेंट रेडियस की, ठीक है, कोवलेंट रेडियस की। तो ये इजीली आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होती है, वॉन डेर वाल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, देन कोवलेंट रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस के रेस्पेक्ट में आप हमेशा इसको बड़ा कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने हैं एटॉमिक रेडियस के। ये तो समझ लिया कि एटॉमिक रेडियस कितनी टाइप्स की होती है। तो हम जब ग्रुप पीरियड्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है, बेसिकली मैंने ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं। कौन से एलिमेंट्स लिए हैं बेटा, मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। एटम बोल देती हूँ, एलिमेंट्स थोड़ी अलग चीज होती है। तो मैंने सेकंड पीरियड के यहाँ पे बेसिकली क्या लिया है, क्या लिया है बेटा मैंने यहाँ पे सेकंड सेकंड पीरियड के क्या लिए हैं, मैंने एटम्स लिए हैं सेकंड पीरियड के, ओके। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ओके। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम इन पीरियड, ओके। सो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, जैसे लिथियम है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा कितने होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे। न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। मैंने क्या बात की, न्यूट्रल एटम की बात की, ठीक है, ओके। उस चीज में ये तीनों इक्वल होंगे। अदरवाइज अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे उसके एटॉमिक नंबर के, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसके अंदर क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 3, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3। ऐसे ही मैं बेरिलियम के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। ऐसे मैं बोरोन के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर कितने होंगे, 5, और प्रोटॉन, सॉरी, 5 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 5, ठीक है। और प्रोटॉन, कार्बन के अंदर बेटा कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन भी 6, और प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 6। आ रही है ना बात समझ में आपको। अब शेल्स जो अपन देखते हैं यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ शेल सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम है। बट आप डिफरेंस किसके अंदर दिख रहे हैं, डिफरेंस इन प्रोटॉन के नंबर को, है ना, डिफरेंस इन प्रोटॉन के नंबर को। तो डिफरेंट प्रोटॉन, ठीक है, इनके प्रोटॉन डिफरेंस है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं तो आप इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और बाहर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऐसे ही मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हो गए टोटल। ऐसे ही यहाँ बात करूँ तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 5 हो गए। ऐसे ही मैं यहाँ बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। टोटल आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा क्या होगा कि देखो शेल तो सेम ही है, बट क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है, और इलेक्ट्रॉन्स तो जो न्यूक्लियस है किसका, कार्बन का जो न्यूक्लियस है ना, उसमें जो प्रोटॉन्स है उसके और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, जिससे इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है ना, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है। आई बात समझ में बेटा, डिक्रीज होती है। तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, लिथियम की होगी, और सबसे छोटी किसकी होगी, कार्बन की होगी। ये ट्रेंड चलता है। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम ग्रुप के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ बेटा, ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और लिथियम के अंदर, इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11 है। तो यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करूंगी और 1 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर फिल करूंगी। ऐसे ही मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ फिल करूंगी और 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर फिल करूंगी। आ रही है ना बात आपको समझ में। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि फर्स्टली आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जो शेल नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ शेल नंबर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। आपको साइज भी बड़ा होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हम इसके अंदर बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये जो न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ओके, इन ग्रुप, सो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर ये कुछ दे रखा है जिसे हमने अभी समझा है। आप खुद देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब की जो एटॉमिक रेडियस आप खुद देखेंगे कि लिथियम की सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन की सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। ऐसे ही हम मूव कर रहे हैं पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट, तो देख रहे हैं कि सोडियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं कि टॉप टू अगर बॉटम जाते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होता है तो रेडियस भी इंक्रीज होती है। आ रही ना बात समझ में। ऐसे ही हेलोजन फैमिली की बात करते हैं, उसमें भी सेम ट्रेंड है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे हम बोरोन फैमिली के अंदर, तो बेटा ये एक्सेप्शन है इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। बाकी सारे ट्रेंड एज इट इज है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब एक्सेप्शन की बात करें तो हमने ये सोचा था कि एक्चुअल में क्या होगा, होना क्या चाहिए कि हम जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ओके, इस टाइप का होना चाहिए। बट ये चीज नहीं हुई, हुआ जस्ट उल्टा। क्या हुआ, इस चीज को समझिएगा बेटा, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ऐसा ट्रेंड नहीं आया, इसका ट्रेंड आया कि बोरोन की तो बड़ी थी लेकिन एल्युमिनियम की जो एटॉमिक रेडियस थी बेटा वो बड़ी थी गैलियम से। बाकी इन कंपैरिजन टू गैलियम की बड़ी होनी चाहिए बट एल्यून की बड़े। तो ट्रेंड कैसा आया कि पहले तो बोरोन सबसे छोटा, उसके बाद गैलियम, देन एल्युमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। तो सबसे बड़ी जो रेडियस है वो थैलियम की है, सबसे छोटी बोरोन की है। ये तो हमें ट्रेन के अंदर पता ही था, बट डिफरेंस आया इन दोनों के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज को आप समझिए। ऐसा इसलिए होता है कि आप समझिए कि ये सेकंड पीरियड का है
है ना, ये सेकंड पीरियड का है और ये किसका है, थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। तो बेटा जब हम सेकंड से फोर्थ पीरियड तक आते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्थ पीरियड के अंदर क्या होता है, 3D एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। 3D एलिमेंट, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आता है तो आप इस चीज को समझिए कि आप कैसे भरेंगे। इसके अंदर आप, मैं एक बार इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ, इसका आइडिया आपको अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है तो इसके अंदर 3s2 3p1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। और अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ऑर्गन, आर्गन, ठीक है। और फोर्थ पीरियड का है तो 4s2, ओके, 3d1 और 4p1। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसका अपन एटॉमिक नंबर देखना चाहें कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो क्या 18, ठीक है। 18 तो किसका हो गया, आर्गन का हो गया। और +2 20, 21 एंड सॉरी 10 है ना इधर, 3D10, ये इलेक्ट्रॉन पूरे फुलफिल होंगे, ठीक है। तो 18 +2 20 30 और 31, तो गैलियम का क्या आ गया, एटॉमिक नंबर 31, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर डी जो इलेक्ट्रॉन है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, और डी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग मैं बेसिकली ऑर्डर बता दूं तो सबसे ज्यादा अच्छी शील्डिंग होती है एस की, फिर होती है पी की, देन होती है डी की, फिर होती है एफ की। ये ऑर्डर है आपके किसका, पुअर शील्डिंग का, ठीक है। पुअर शील्डिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है, एफ की। या तो इसको पुअर शील्डिंग ना बोल के मैं इसको बोल देती हूँ इसके अंदर शील्डिंग, शील्डिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छी शील्डिंग किसकी होती है, एस की, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, फिर एफ की होती है। शील्डिंग का मीन्स होता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उस पे इसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर कितना खींच पा रहा है, ठीक है, वो होता है शील्डिंग। अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अच्छे से आपको बता दूंगी, ठीक है। आई बात समझ में आपको, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, 3D की पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो रीजन क्या लिख सकती हूँ मैं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी या 3D ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D, ओके, मैं ये बोल सकती हूँ। इस वजह से इसका जो गैलियम का साइज है वो छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप याद रखेंगे कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियस के बारे में। तो बेटा आयनिक रेडियस को आप ऐसे समझिए कि यहाँ बात हो रही है आयंस की, ठीक है। तो आयंस जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं बेटा। क्या, या तो पॉजिटिव आयन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कैटायन, या क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। नेगेटिव आयन होगा जिसे हम बोलेंगे क्या, एनायन, एनायन, ठीक है। तो दो तरीके के आयन होंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं हम Na+ एंड Cl- का, ओके। आ रही है ना बात आपको समझ में, Na+ और Cl- का। जैसे कि सोडियम के अंदर मैं बात करूं कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आप, नियॉन, जिसके एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, 3s1, 10 + 1 कितने हो गए, 11, टोटल ये हो गए। अब ये है आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं प्लस के लिए लिखूं, है ना, यही चीज मैं पॉजिटिव के लिए लिखूं तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3s0, मैं ऐसे कह सकती हूँ। आई ना बात आपको समझ में। तो जब ये पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है तो इसकी रेडियस हम कैसे निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये मैं एक बार फॉर्म करती हूँ पॉजिटिव वाला, ओके। आप ये देखेंगे मैं क्या बना रही हूँ,
मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर मर्ज करने के लिए जा रही हूँ। ओके। अब बेटा किसकी बात कर रही हूँ मैं? सोडियम की बात कर रही हूँ, सोडियम प्लस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसकी न्यूक्लियस सेंटर के अंदर है, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल थे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल थे, और यहाँ पे क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं बेसिकली ये बोल सकती हूँ कि इसकी ये वाली शेल नहीं है। तो ये आप खुद देख रहे होंगे इसका साइज छोटा हो गया है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव के अंदर काउंट हो गया। तो इसके न्यूक्लियस से इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा आपका Na प्लस का आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो बेसिकली अपन बात कर चुके हैं, आयोनिक रेडियस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आप इस चीज को कैसे समझेंगे? आयोनिक रेडियस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आयंस न्यूक्लियस। जैसे Na+ की बात कर रहे हैं, तो इस आयंस की जो न्यूक्लियस है वो टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, जिसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस शेल की डिस्टेंस। इट इज मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन। इस तरीके से हम आयन का साइज मेजर करते हैं। होप सो आपको ये पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं किसके रेस्पेक्ट में, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में समझते हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि मैंने क्लोरीन माइनस लिया, इट मीन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ले लिया, तो ये क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ? ये क्लोरीन नेगेटिव का है, ठीक है। ये इसकी एक शेल हो गई, ठीक है। ये इसकी एक और शेल मैंने बना दी, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में फिल कर देती हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और इसकी आउटर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। अब एक और मैं शेल बना देती हूँ यहाँ पे, ओके। ये शेल बना दी, तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला क्योंकि मैं Cl माइनस के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, ओके। Cl माइनस के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, एटॉमिक नंबर 18 है। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होगा और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा वही होगी इसकी Cl माइनस की आयनिक रेडियस, ठीक है। आई बात समझ में आपको, आयनिक रेडियस क्या होती है? चलिए तो फिर आगे चलते हैं, होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब बेटा इसके अंदर साइज के रेस्पेक्ट में अपन बात करने के लिए जा रहे हैं कि कैटायन और एनायन के साइज में, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको पेरेंट एटम के बारे में समझाऊंगी। पेरेंट एटम क्या है? जैसे मैंने सल्फर लिया, तो ये क्या है? पेरेंट एटम। मैग्नीशियम लिया, तो वो क्या है आपका? पेरेंट एटम। तो बेटा अब सल्फर को देखिए आप, ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसका इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं नियॉन, ठीक है, 3s2 3p4। टोटल कितने हो गए इसके अंदर? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इसके, 4 इसके, 14 एंड प्लस 2 कितने हो गए? 16, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, वैसे क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर देखना कि पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तभी जाके पी का कंप्लीट होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो क्या करूं मैं? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करती हूँ, ओके। तो सल्फर किस में चेंज हो जाएगा? +1 के अंदर। अगर मैं इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो सल्फर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? -2 के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है अपना? ये है अपना पेरेंट एटम, पेरेंट एटम। और ये क्या है अपना? एनायन। क्या है? एनायन। अब आप खुद सोच के देखिए कि साइज किसका बड़ा हो सकता है? या तो पेरेंट एटम का साइज बड़ा होगा या एनायन का साइज बड़ा होगा। तो इस चीज को ऐसे समझिए, इसके अंदर जो सल्फर -2 है उसका साइज बड़ा होगा, देन सल्फर -1 का होगा, देन उसके बाद उसके पेरेंट एटम का होगा। अब ये मैंने ऐसे क्यों कहा, इस चीज को आप समझिए। हमने देखा कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाला है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि सल्फर के अंदर
इसके अंदर समझ लीजिए आप, जैसे मैं सल्फर -2 की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब मैं एक और शेल बना देती हूँ इसकी। ये देखिए मैंने एक और शेल बनाई है, ओके। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे इधर, टोटल 10 तो हो ही गए और 6 इलेक्ट्रॉन और हैं और हमने 2 और ले लिए, मतलब मैं इधर भर देती हूँ 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो जो एक्स्ट्रा अब हमारे पास आए हैं, टोटल कितना हो गया 18। आ रही है ना बात समझ में, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। तो आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो आयनिक रेडियस होगी वो होगी सल्फर की। ये किसका है, आयोनिक रेडियस, रेडियस का सीक्वेंस है, ठीक है। आई ना बात समझ में आपको कि किसका साइज बड़ा होगा। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ बेटा, यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ मैग्नीशियम का, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसी के अंदर मैं आपको समझाती हूँ, एक बार इन सबको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनको फिल होने देती हूँ मैं, ठीक है, इन सबको हटा देती हूँ। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भर सकती हूँ बेटा, नियॉन जो कि 10 है, 3s2, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं क्या mg के फॉर्म के अंदर बात कर रही हूँ। अब बेटा क्या करें, mg के अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, ऐड नहीं रिमूव कर देते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया तो ये mg प्लस के अंदर फॉर्म होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये क्या बनेगा Mg+2, यही बनेगा। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अब बेटा, अब यहाँ पे मैं बात करूंगी पहले Mg की, है ना, मैग्नीशियम की बात करूंगी न्यूट्रलिटी के एटम के अंदर। तो 2 + 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और क्या 2 और थे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने इनको यहाँ पे फिल कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स को, आप ये देख रहे हैं। तो ये इसकी न्यूट्रल स्टेट के अंदर है। अब मैं इसको चेंज करती हूँ किसके अंदर बेटा, अब मैं इसको चेंज करती हूँ, चलो एक कंपेरेटिबिलिटी के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा तो इसको मैं बना देती हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल है और अगर मैं इसको +2 की फॉर्म में लेके जाऊं तो मींस मुझे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से निकल गए, है ना, Mg+2 के अंदर ही चेंज हो गया, तो ये शेल तो छोटी हो जाएगी, 8 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। आ रही है ना बात आपको समझ में, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, इस टाइप से मैंने बना दिया। ये मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे किसकी, Mg+2 की बात कर रही हूँ, ठीक है, Mg+2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसके और इसके साइज में, +2 के साइज में कितना बड़ा डिफरेंस है, आपको देखिए कि कैटायन छोटा है इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, पेरेंट एटम, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा है। आ रही है ना बेटा बात आपको समझ में। तो इस चीज को आप समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो साइज है वो किसका बड़ा होगा, Mg का बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम प्लस का होगा, फिर मैग्नीशियम+2 का होगा। होप सो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आप इस चीज को समझिए, जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल, इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल, और पॉजिटिव होता है वो होता है सबसे ज्यादा छोटा, ठीक है।
इस सीक्वेंस को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सबसे छोटा होता है, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर आप प्रोटॉन देखेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 12 प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कम हो गए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज के अंदर। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिस वजह से कैटायन का साइज बहुत छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, ओके। और कैटायन किस वजह से बड़ा हो रहा है, ओ सॉरी, एनायन किस वजह से बड़ा हो रहा है, वो इस वजह से बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते जा रहे हैं, रिपल्शन फील हो रहा है उन सब इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे, तो साइज बड़ा होता जा रहा है कैटायन का। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, एनायन का, देन पेरेंट एटम का, उसके बाद उसके कैटायन का, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। और ये हम सेम इलेक्ट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर बात करेंगे या सेम एटम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, आप इसको थोड़ा सा समझिए कि क्या दे रखा है, कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने देखा ना कि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे 12, ठीक है, आई बात समझ में। इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, इसका न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा। द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ दैट पेरेंट एटम, मैंने ये समझाया कि एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, लार्ज होता है, बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज द रिपल्शन अमोंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है, एंड डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। अब इस चीज को ऐसे समझेंगे, डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो सेम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन F माइनस फ्लोराइड आयन 136 पिकोमीटर दे रखी है माइनस की, ओके, वेयर एज द एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, फ्लोरीन इज ओनली 64 पिकोमीटर, उसकी क्या है 64 पिकोमीटर। ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जो सोडियम न्यूट्रल है एटम, उसकी एटॉमिक रेडियस क्या है 186 पिकोमीटर, कंपेयर टू द आयनिक रेडियस, उनकी आयनिक रेडियस कितनी है 95, इतना डिफरेंस आया। होप तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैटायन और एनायन और पेरेंट एटम के अंदर अपन कैसे कंपैरिजन करते हैं। अब आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं, इसको समझने के लिए, ठीक है। उससे पहले आप ये समझिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के रेस्पेक्ट में बात हो रही है कि क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होती है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आप कुछ सोचिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ठीक है, 8 है इसका इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर। दो और इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन का कितना होता है बेटा 9 होता है, तो इसके अंदर एक और एड ऑन हो गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी कितने हो गए, 10 हो गए। सोडियम का 11 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो इसका भी क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही Mg के अंदर बात करेंगे हम तो इसके अभी क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाल दिए हैं। एल्युमिनियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपन ने, तो ये भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये स्पीशीज है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके आयनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इजीली इस चीज को आराम से बता सकते हैं। जैसे कि हम अभी जस्ट पेपर में पढ़ा है कि जो नेगेटिव आयन होता है वो ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव आयन। तो ऑक्सीजन बड़ा होगा, फ्लोरीन उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर सोडियम होगा, देन मैग्नीशियम होगा, उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या है इनके आयोनिक रेडियस का साइज है, ठीक है।
किसका है? आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का साइज है। अभी आपके क्वेश्चन दे रखा है, इस चीज को समझिए आप। यहाँ पे क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। इसके अंदर कौन सी स्पीशीज सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है? तो अभी अपन ने ट्रेंड पढ़ा था। क्या ट्रेंड पढ़ा था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमजी और एल्युमिनियम कैसे लाई करते हैं आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो याद कीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, ठीक है, और बैंगन आलू, ठीक है, दोनों ही किसके हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं आपके। आ रही है ना बेटा बात समझ में? दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी अपन पढ़कर आए कि पेरेंट एटम है ना, ये दोनों क्या है? यहाँ पे समझिएगा बेटा कि इसके अंदर ये क्या है? Mg और एल्युमिनियम, ये क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि Mg एंड एल्युमिनियम, इनका जो साइज होगा बेटा, है ना, इनका जो साइज होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरिजन में? Mg+2 एंड एल्युमिनियम+3 के कंपैरिजन में। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया, और ये नॉर्मल है, इनके पेरेंट एटम है। ओके, आ गई ना बात समझ में? तो इनको हम आगे रखेंगे। अब हमें देखना है क्या? लेफ्ट टू राइट जाने पे, क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट है, अपन लेफ्ट टू राइट देखेंगे इनको। तो हमने पढ़ा था जब भी हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है। आ रही है ना बात समझ में? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, तो इसके अंदर साइज किसका बड़ा होगा? मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? Mg ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब यहाँ तक तो अपन को पता चल गया। अब इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बात करेंगे बेटा, इस चीज को समझिए। अब एल्यूमिनियम के अंदर देखिए कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है। इसके अंदर प्रोटॉन है बेटा 13 प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन परसेंट है इसके अंदर 10, जो कि अपन ने अभी देखा। अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है बेटा? इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है 12, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो ऑब्वियसली आप खुद देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, किसमें? एल्यूमिनियम में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इसका साइज छोटा होगा। तो हम साइज का ऑर्डर क्या लगा सकते हैं? Mg+2 ग्रेटर देन एल्यूमिनियम+3। जिस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वही होगा क्या? जिसपे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा साइज पहले मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का होगा, देन उसके बाद किसका होगा? ए मैग्नीशियम का होगा, और फिर एल्यूमिनियम+3 का होगा। होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।